कि कब तक पेशेंस वाले फेज में रहेंगे? हम पेशेंस नहीं, के आई बाद थिंक अब तो फल कब मिलेगा? वो खुद ये बोलते हैं कि भाई मैं तो 10 गेंदों पे 30 करने वाला बैटर हूँ। आई मीन कि मैं उसको प्रेफर करता हूँ। देखिए, आप मेरे से शाहीन अफरीदी के क्वेश्चंस करती हैं और लोग समझते हैं पता नहीं मैं उनकी पीआर कर रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ यही कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप शाहीन को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि अगर आपको कैप्टनसी से हटा दी है तो आप टीम से भी बाहर हैं। तो इस तरह की बातें चलना शुरू हो जाएंगी। अब उसने उसको इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दी है। इतने अरसे के बाद एक पाकिस्तानी प्लेयर ने रैंकिंग्स को टॉप किया है। Hello and welcome to another episode of Cricket on Loop. मैं हूँ रोहान नदीम and we are back with more stuff to discuss. Pakistan cricket of course is something जिसमें कभी भी कोई dull या non-eventful week या मंथ जाए ऐसा हो नहीं सकता. सो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो T20 सीरीज अभी रैप अप हुई है, we'll talk about that as well because a lot of positives to take away from this 3 मैच सीरीज. इसके अलावा हम बात करेंगे वर्ल्ड क्रिकेट में जो इवेंट्स हो रहे हैं एंड ऑफ कोर्स क्रिकेट से अलग भी है थोड़ी सी हम आज बात करेंगे as far as what's happening with Pakistan's athletes. To discuss all of that with me, I have none other than Mazhar Arshad back in the Lahore studio. Mazhar, great to have you. Pakistan, Bangladesh starting off on a great note. इन द सेंस के एक नया कोच आया है, नई असाइनमेंट है, देयर इज समबडी न्यू एट द हेल्म ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट अफेयर्स एंड वी जितना हम माइक हैसन को जानते हैं, जितनी हम उनके अप्रोच के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने बैटिंग की, नॉट डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट द डॉट्स के कहाँ जाना चाह रहे हैं माइक हैसन विद दिस. योर थॉट्स ऑन व्हाट यू सॉ फ्रॉम दीज 3 गेम्स ओवरऑल एंड कैसे अब आगे का एरा देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो जो इसमें अच्छी बात थी वो माइक हेसन ने जो पोस्ट मैच में उन्होंने खुद भी इस चीज़ का इतराफ़ किया कि अभी ये कॉम्बिनेशन जो है उन्होंने ट्राई की हैं. तो कोई भी जो है वो चीज़ जो है वो सेट इन स्टोन नहीं है कि बस यही ही जो है अब हमारी टीम है. क्योंकि आप देखिए इसमें भी कि ऐसे प्लेयर्स हैं जिस तरह नसीम शाह हो गए, उनको कोई मौका नहीं मिला, या हुसैन तलत हो गए, इरफान नियाजी हो गए, और देन आपके 2 सुपरस्टार्स, बल्कि 3 सुपरस्टार्स, बाबर, शाहीन और रिजवान, वो भी बाहर हैं. तो आई थिंक कि इस तरह की जो सीरीज़ होती हैं उनको एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड्स पे ही लेना चाहिए. पास में भी हमने देखा है कि आप इस तरह की बायलैटरल सीरीज़ जीत के अक्सर तो रैंकिंग में भी नंबर 1 पे चले जाते हैं और फिर आप समझते हैं दुनिया की बेस्ट टीम है, आप आपके प्लेयर्स दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं, एंड देन जब आप आईसीसी इवेंट्स में जाते हैं तो रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं. तो आई थिंक कि थोड़ा सा जो है वो सैम्पल साइज अभी भी बहुत छोटा है, एक सीरीज़ है, बट लॉट ऑफ पॉजिटिव्स. जिस तरीके से पाकिस्तान खेला है, जो हम बात करते थे हमेशा मॉडर्न डे क्रिकेट की, हम समझ रहे हैं कि शायद ये अभी से स्टार्ट हुआ है. आई थिंक ये पिछले साल से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होना शुरू हो गया था. जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया था 24 में, तो उसमें आप देखेंगे बाबर रिजवान ने ओपन नहीं किया था, चेंज किया था जब हफीज़ जो है वो डायरेक्टर बने थे. देन आप वापस उस चीज़ के ऊपर आए क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ. देन जो दूसरे कोचेज़ हैं उन्होंने भी इस चीज़ को ट्राई करने की, इस चीज़ को चेंज करने की ट्राई की थी, और फाइनली अब लग रहा है कि आप एक ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो लेट्स सी कि अब आगे 2-3 महीने के वजह पाकिस्तान खेलता है तो किस अप्रोच के साथ जो है वो जाएगा. लेकिन हम हमेशा पीएसएल के बारे में बात करते हैं कि ठीक है पीएसएल में तो प्लेयर्स रन्स कर रहे हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल में आते हैं तो इन्हीं प्लेयर्स को क्या हो जाता है. ये भी बहुत जगहों पे हमने बात की है क्योंकि अब पीएसएल अभी ख़त्म हुआ है, ऑलरेडी एक फेमिलियरिटी है विद द कंडीशंस, प्लेयर्स ऑलरेडी फॉर्म में हैं ऑलरेडी, प्लस वो एक क्वालिटी अटैक्स के अगेंस्ट बैटर्स खेल रहे हैं मुसलसल. तो एक तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि शादाब खान, साहिबजादा फरहान, ये वो नाम है, हसन नवाज़, जिन्होंने बिल्कुल अभी पीएसएल में परफॉर्म किया है और उसी फॉर्म को अब वो कैरी भी कर रहे हैं. बट हाउ इम्पॉर्टेंट विल इट बी मूविंग फॉरवर्ड व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम होम कंडीशंस फॉर दीज सेम प्लेयर्स to have the same kind of form and confidence, because that's where the problem really arose in the past when it came to players playing in different conditions and not being able to carry the same form जो PSL में थी. बिल्कुल. आई थिंक पेशेंस इज़ द की. आपने जितने भी नए प्लेयर्स को लेकर आएंगे आपने उनको एक एक्सटेंडेड रन तो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस देना के है. साथ पेशेंस इज द की. हम पेशेंस इज आई थिंक सब सिर्फ कुछ है फैंस हमारा. नहीं, बाकी भी जो हैं सिलेक्टर्स वगैरह भी जो हैं हम कि कब तक पेशेंस वाले फेज में रहेंगे? हम पेशेंस नहीं, के आई बाद थिंक अब तो फल कब मिलेगा हमें नहीं, पेशेंस का? नहीं वो 22 आपको मिलना शुरू हो गया ना कि आप एक इतने सीरीज़ जीत सालों गए. में 3.5 साल के बाद अपने घर में कोई सीरीज़ जीते हैं, 3.5 साल के बाद आपने कोई जो है वो किसी टीम को 3-0 हराया है. आई नो कि लोग कहेंगे कि बांग्लादेश एक वीक टीम थी, बट पॉइंट इज़ कि आप इससे पहले वीक टीम्स के अगेंस्ट भी नहीं जीत रहे थे. हम तो बांग्लादेश से भी और टेस्ट बांग्लादेश मैचेस आ जो रहे हैं. है वो उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान से बेहतर थी इन द T20 वर्ल्ड कप. देवर इन सुपर 8s और पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं था. दे बीट वेस्ट इंडीज़ इन वेस्ट इंडीज़ 3-0.
तो आई थिंक ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इस पे जज नहीं कर सकते प्लेयर्स को कि आप अब उनको यही सोचना शुरू कर देंगे यही आपका बेस्ट है। बट आई थिंक कि इस परफॉर्मेंस के बाद एटलीस्ट कुछ प्लेयर्स ने ये दिखाया है कि उनको आपको बैक करना होगा। जिस तरह मोहम्मद हारिस हैं कि ही हैज़ बिन अराउंड फॉर 4 ईयर्स। 21 में जो है वो हमने पहली बार उनको देखा था जब वो पाकिस्तान के सेटअप में आए थे, और उन 4 सालों में वो 20 मैचेस भी नहीं खेले। तो हालांकि वर्ल्ड कप में एक दो अच्छी उनकी नॉक्स थी। तो वो खुद ये बोलते हैं कि भाई मैं तो 10 गेंदों पे 30 करने वाला बैटर हूँ, आई मीन कि मैं उसको प्रेफर करता हूँ। और कल उनका अच्छा दिन था तो उन्होंने सेंचुरी भी की। तो आई थिंक इन प्लेयर्स को जो है आपने बैक करना है। आपके पास अगर 4-5 मैच विनर्स होंगे तो कोई दो का तो अच्छा दिन होगा, तो वही जो है वो फिर आपका इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। चलें, इस सीरीज़ में ऑफ कोर्स हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी देखा, जिस तरह माइक हेसन ने भी बात की थी। तो साजिद फरहान वाज आल्सो गिवन अ चांस, देन ऑफ कोर्स आयमन फ़खर, वी नो दे आर द ओपनिंग पेयर दैट वी हैव बीन बैकिंग फॉर अ वाइल नाउ। लेकिन एक तरफ जब बेंच पे साहिद फरहान भी बैठे हैं तो एक कॉन्फिडेंस और एक रीअश्योरेंस वहाँ से भी मिलती है कि चलो यू हैव समबडी एल्स who is a like for like replacement, who is somebody, because आपको याद होगा अभी पिछले वर्ल्ड कप में ही when फ़खर जमान जो साइम अयूब जब इंजर्ड थे, तो वी डिड नॉट हैव समबडी हु वाज लाइक हिम इन द सेंस के चैम्पियंस ट्रॉफी में जब उनकी तरह के हमारे पास कोई ओपनर नहीं थे, और हम इधर उधर देख रहे थे और हम अपने बेंच पे भी देख रहे थे और हमारे पास कोई जवाब नहीं थे। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट फॉर आवर बेंच स्ट्रेंथ टू डेवलप नाउ, क्योंकि हमारे पास मज़र मैच विनर तो निकल आते हैं, हमारे प्लेयर्स, हमारे पास स्टार्स भी हैं, लेकिन हमारे पास ना वो बेंच पे वो प्लेयर्स नहीं हैं जो कि किसी भी दिन आपकी प्लेइंग 11 में दे कैन वॉक इन एंड दे कैन मेक एन इम्पैक्ट। आई थिंक मे बी आज से 6-7 महीने पहले हम ये कह सकते थे कि वो मैच विनर्स की कमी थी, लेकिन अभी जिस तरीके से हसन नवाज़ ने आई थिंक इम्पैक्टफुल नॉक्स खेली हैं पीएसएल में, और मैं समझता हूँ कि पीएसएल में जो शायद जो प्रेशर था वो इस सीरीज से ज़्यादा था। एक तो ऑब्वियसली आप एक टीम का हिस्सा हैं और उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट भी जो है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे तो चलो हसन नवाज़ को फिर थोड़ा सा ऊपर से सपोर्ट मिल रहा था, तो उसमें तो 2 मैचेस उन्होंने फिनिश किए, एक में सेंचुरी की। आई थिंक कि अब इन द फॉर्म ऑफ मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, हसन नवाज़, ये वो यंग प्लेयर्स हैं जिनके के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं कि यार अगर ये 3-4 हैं टीम में तो किसी एक का तो अच्छा या दो का तो अच्छा दिन होगा। तो पूरी दुनिया इस टाइम ऐसे चलती है कि आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलें। आप इसमें देखें कि अगर अब मैं गिनना शुरू करूँ, साइम अयूब ने भी एक अच्छी इन 3 मैचेस में साइम अयूब की भी एक अच्छी इनिंग्स है, हसन नवाज़ की भी है, सलमान आगा की भी है, फरहान की भी है। तो आपके जितने बैटर्स खेले, हारिस भी हैं, तो जितने आपके बैटर्स खेले आई थिंक अपार्ट फ्रॉम फ़खर जमान, हर एक ने जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है वो यही है। फ़खर ऑब्वियसली 2 मैचेस नहीं खेले क्योंकि वो 100% नहीं थे, बाई डोंट नो कि उनके फिटनेस इश्यूज़ के हैं। बट ये है कि पाकिस्तान का वो जो एक टैलेंट पूल है जिसके ऊपर आपने आगे टीम बनानी है, वो पहले बहुत ज़्यादा आपको जो है ना एक छोटा नज़र आता था कि यार बस आपके पास 2-3 ही प्लेयर्स हैं या मोस्टली ओपनर्स हैं। कर इसमें तो है हमने कि ये अब देखा है कि मिडल ऑर्डर में भी जो है वो मिडिल ऑर्डर में फाइनली हमें रन्स भी मिल रहे हैं, हमारे पास प्लेयर्स ऐसे आइडेंटिफाई भी हुए हैं और अब उनको चांस भी मिल रहा है, और अब वो कंसिस्टेंटली अगर उनको टीम के साथ रखा जाए और उनको बताया जाए कि ये आपका नंबर है, ये आपका रोल है, एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डिलीवर। तो आई थिंक कि आगे T20 वर्ल्ड कप में वी आर लुकिंग एट नॉट जस्ट a well prepared starting 11, but also people in this squad who will be ready to jump up when given a chance. Mohammad Haris, Hassan Nawaz, we needed these middle order batters to perform. Agha Salman has been around for a while. He's now coming into his own as an all rounder, and tactically भी हमने उनको जब कप्तानी उन्होंने की तो बड़ा improved देखा है. Bowling इस सीरीज में आप क्या कहेंगे, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर हम ट्रेडिशनली इतना रिलाई करते हैं, स्पेशली विद दैट न्यू बॉल, हाउ इम्पोर्टेंट विल ही बी इन द कमिंग सीरीज? कितने चांसेस हैं कि शाहीन शाह अफरीदी वापस आएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक वी वांट टू सी हिम बैक। देखिए, आप मेरे से शाहीन अफरीदी के क्वेश्चंस करती हैं और लोग समझते हैं पता नहीं मैं उनकी पीआर कर रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ यही कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप शाहीन को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे ये कमेंट्स आ रहे हैं कि आप बट द क्यों पीछे पड़ी पॉइंट हुई है शाहीन शाह बट द अफरीदी की, तो आई पॉइंट थिंक दैट्स इज़ कि एक फेयर। वो प्लेयर जो कि आपके 4 साल में 3 पीएसएल जीता है और ही इज़ द लीडिंग विकेट टेकर इन पीएसएल, बेस्ट बॉलर है, तो ऑब्वियसली आप उनको नहीं रख सकते बाहर। तो कहीं ना कहीं ही विल बी बैक। अभी तो खैर यही था कि उनको रेस्ट करवाया गया है, बट आई थिंक कि आप अगर सीरीज़ जब जीत रहे हैं तो पास्ट में जो पाकिस्तान ने गलती की, जिसको मैंने पॉइंट आउट किया कि आप एक लो की सीरीज़ जीत के समझती हैं कि ये हमारा बेस्ट है और आप अपने फ्लॉज को नहीं देखते।
आई होप कि पाकिस्तान उस तरह की गलतियों को ना दोहराए, क्योंकि इस सीरीज़ में भी आपके बॉलिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। एक तो ये कि हाईएस्ट टोटल करवा दिया आई बांग्लादेश से चले हमें वो टी तो ठीक है, ट्वेंटी में। मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज होती जा रही है, उनके भी ऑब्वियसली बैटर्स इंप्रूव हो गए हैं। द पॉइंट इज़ कि आप जब खेलते हैं तो आप अपने बेस्ट प्लेयर्स पर अटैक करते हैं। पाकिस्तान ने शुरू के 3 ओवर्स में अपने एक किस्म के 2 पार्ट टाइमर्स को यूज़ किया। आपने जो जो आखिरी मैच था, पहले 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने 7 डिफरेंट बॉलर्स यूज़ किए। आई थिंक कि आप पार्ट टाइमर्स को तब लेकर आते हैं जब आपके किसी मेन बॉलर का जो बुरा दिन जा रहा हो या कोई इस तरह का मैचअप हो। आप इतना ज़्यादा बॉलिंग में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि आप 7-8 बॉलर अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप सबको ही बॉलिंग करवा दें। तो अच्छी बात है होना, आई थिंक एक बट वही एक आपने सक्सेसफुल वही टीम बात की। की है ना मजर कि ये सीरीज थी ही एक्सपेरिमेंटल, तो आई थिंक हाँ, अगर माइक तो हैसन देखें, वांटेड अगर टू। तो एक्सपेरिमेंट था हाँ, साइम का पहला ओवर करना या आगा सलमान का, देन आई टेक इट। बट अगर आप ये समझते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में भी आपका इसी तरह का आप रिस्क ले सकते हैं, तो वो आई थिंक आपको देखना होगा। आपके पास अभी भी मुझे लग रहा है कि एक स्पेशलिस्ट बॉलर इसमें कम था। आपके पास 8 बॉलर्स तो ज़रूर थे, लेकिन उनमें से 3 फास्ट बॉलर्स में अगेन आई वुड से कि फ़हीम कैन नॉट बी योर थर्ड फास्ट बॉलर। अगर आपकी कंडीशंस 3 फास्ट बॉलर्स डिमांड करती हैं, यू गॉट टू हैव 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स। देन आपके पास अबरार एंड शादाब हैं। फ़हीम अगर आपको बैटिंग की वजह से आपने उनको रखना है तो आप उनको एज ए 6 बॉलर रखें। इसी तरह साइम इज़ योर 6 बॉलर, ही कैन नॉट बी योर 5th बॉलर। तो ये एक वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग में देखना होगी। एंड अब क्योंकि हम इस सीरीज़ के आगे अब T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, व्हाट आर द नेक्स्ट चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान एंड फॉर माइक हैसन टू फिगर आउट गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम द बांग्लादेश सीरीज़, कीपिंग इन माइंड कि यार वी डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स बिफोर एवरी आईसीसी टूर्नामेंट। जब हम अपना स्क्वाड अनाउंस होता हुआ देखते हैं तो फिर से हम एक तो अजीबोगरीब अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें देखते हैं कि कम बैक्स हो रहे हैं ऐसे प्लेयर्स के जिन्होंने इतने महीनों से फॉर्मेट में खेला ही नहीं है, और बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस उनको वापस लाया जा रहा है। अब अगले वर्ल्ड कप के लिए क्या ऐसा है जो माइक हैसन को करना चाहिए मूविंग अहेड ऑफ द बांग्लादेश सीरीज़? आई थिंक एक तो जो बहुत अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, और वो बाय डिज़ाइन नहीं है, वो इत्तेफाक है कि पाकिस्तान की जितनी भी आगे सीरीज़ है ना, वो आपकी ये सब कॉन्टिनेंट टाइप कंडीशंस के अंदर, या इवन जो आपके वेस्ट इंडीज़ में जो 3 T20s हैं वो अमेरिका में आई थिंक, तो वहाँ पे भी आपको कोई इस तरह की कंडीशंस नहीं मिलेंगी कि जिस तरह इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में होती हैं। तो आपकी बांग्लादेश की अगर सीरीज़ होती है जुलाई में, देन वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, अफगानिस्तान के साथ भी मे बी एक सीरीज़ होगी, एशिया कप है, साउथ अफ्रीका ने इधर आना है, तो वो सारी आपकी इन्हीं कंडीशंस में। देन वर्ल्ड कप भी इसी तरह की कंडीशंस में होगा। श्रीलंका में आप कह सकते हैं कि शायद मे भी थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली पिचेस हों, ज़्यादा हों, बट आपको आइडिया होगा कि आपने किन बैटर्स को बैक करना है। क्योंकि जिस तरह होता है कोई बैटर है जिसको कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार वो ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी विकेट्स के ऊपर नहीं खेल सकता, तो वो वाला कंसर्न अभी नहीं होगा कि श्रीलंका में आप उस पेस को या उस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपने बस ये जो आपके 15 प्लेयर्स हैं इनमें आप 2-4 और ऐड कर लें, उनके इर्द गिर्द जो है अब आपकी जो है वो टीम बननी चाहिए। और आई एम प्रिटी श्योर कि माइक हैसन जिस नेचर के हैं और जो उनकी अप्रोच है, मुझे लगता है कि वो प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा बैक करेंगे। जिस तरह अभी हारिस जिस हाई रिस्क क्रिकेट से खेलते हैं, अगर आज उन्होंने सेंचुरी की है तो उनके बैक टू बैक 2-3 फेलियर्स भी हो सकते हैं, और T20 क्रिकेट में 2-3 फेलियर्स होना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आई थिंक के इनफैक्ट हसन नवाज़ को भी आप देखें कि उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज़ में सिर्फ एक ही अच्छी इनिंग्स खेली थी जिसमें उन्होंने सेंचुरी की थी, बट उनको बैक किया गया। और इसी तरह साइम को आप देखें कि साइम का PSL इतना अच्छा नहीं गया था, यहाँ पे भी 2 इनिंग्स में फेलियर्स ही थे, उनको भी बैक किया, आखिरी मैच में खिलाया। तो यही वो अप्रोच है जो कि आई थिंक माइक हैसन लेके चलेंगे। बिल्कुल, और क्योंकि हम PSL के कॉन्टेक्स्ट में भी अभी देख रहे हैं इस सीरीज़ को, देयर वर अ फ्यू नेम्स दैट पॉप्ड अप इन दिस सीजन ऑफ द PSL दैट रियली शोड कि फ्यूचर जो है वो भी इसी तरह के एग्रेसिव मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो कर रहा है। मोहम्मद नईम का एग्जांपल भी आप अगर देखें, जिस तरह से वो इम्पैक्टफुल थे शुरू में, उनको वो उनकी तरह ही टुक अ वाइल टू गेट गोइंग, उनकी फॉर्म जैसे ही उनको मिली, जितना इम्पैक्ट उन्होंने डाला टॉप ऑर्डर में लाहौर कलंदर्स के, जो कि इनिशियली लग रहा था कि खाली फ़खर जमान ही लेके चल रहे होंगे। आई थिंक मोहम्मद नईम is one of those players who is definitely one for the future, and he has been part of the circuit since 2017. अभी खैर ये भी बातें बाहर आ रही हैं कि maybe he should not have been playing in the category that he did. एक तो पाकिस्तान क्रिकेट में जो है ना ड्रामा जो है ना वो चलता ही रहता है, बट what are your thoughts on नईम and this entire controversy जो अभी हुई है? बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म पे भी लाहौर कलंदर्स के जो CEO हैं समीन राना, उनका भी इंटरव्यू आया, उसमें भी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, बट फिर भी is this something that franchises will have to take care of now in the future?
देखें, पॉइंट इज़ के मोहम्मद नईम एकदम से तो नहीं आ गया था पीएसएल में। आपका ड्राफ्ट आई थिंक जनवरी में हुआ है, और 5-6 महीने जो है ही वॉज पार्ट ऑफ द स्क्वाड। किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। पीएसएल स्टार्ट हो जाती है, वो फेल पे फेल होता जा रहा है, उसे रन्स नहीं हो रहे, किसी ने एतराज़ नहीं किया। देन वो ड्रॉप भी हो जाता है, किसी ने एतराज़ नहीं किया। देन ही मेक्स अ कम बैक एंड ही स्टार्ट स्कोरिंग रन्स, और जब उसने छक्के चौके मारना शुरू किए तो एकदम से लोगों को याद आ गया कि ये तो इसकी जो कैटेगरी है, क्या ये उसमें फॉल करता है कि नहीं। अगर आप टेक्निकल ग्राउंड्स में जाएँ तो हो सकता है कोई आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि वो इमर्जिंग प्लेयर उस तरह से नहीं है, वो टैलेंट हंट डिस्कवरी हैं। और टैलेंट हंट डिस्कवरी और इमर्जिंग में से आपने एक प्लेयर को खिलाना होता है, और टैलेंट हंट डिस्कवरी की ये कंडीशन है कि वो पीसीबी के सेटअप से ना आया हो। बट ये तो इन्होंने डोमेस्टिक खेला हुआ है, डोमेस्टिक इन सेंस के जो आपके पाथवे प्रोग्राम्स होते हैं पाथवे का। पीसीबी के, उसके अंदर भी अगर कोई हो तो आई थिंक आप उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे कह सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ के अब बाय नाउ 6 महीने से जो है वो लाहौर की टीम में था। इवन ड्राफ्ट में भी था, वो पिक हुआ, किसी ने एतराज़ नहीं किया। और अब ये तो बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था 2019 का, उसमें प्लेइंग कंडीशंस वर देयर फॉर 2-3 ईयर्स। उसमें लिखा हुआ था कि अगर सुपर ओवर भी टाई हो जाता है तो आपने बाउंड्री काउंट पे फैसला करना है। और जब वो हो गया तो एकदम से लोगों को रियलाइज़ हुआ, ओहो ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। तो वो मोहम्मद नईम को कोई साइलेंटली तो नहीं लेकर आया लाहौर। तो आई थिंक कि अब उस पर अगर आप एतराज़ करेंगे तो बेसिकली आप यही कह रहे हैं कि मतलब ये स्पोर्ट्समैनशिप के अगेंस्ट है कि आप अगर बाद में जाके अगर आप इस चीज़ के ऊपर एतराज़ करें। बट जो मैंने लास्ट शो में बात की थी कि ये टैलेंट हंट डिस्कवरी हो गई, इमर्जिंग कैटेगरी, इसको वैसे ही ख़त्म होना चाहिए। इससे ना पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा है, ना किसी प्लेयर को फ़ायदा हो रहा है। यही मोहम्मद नईम आज हमें अच्छा लग रहा है, कल को जब ये सिल्वर या गोल्ड में जाएगा तो हो सकता है कि इसकी जगह भी ना बने टीम में, क्योंकि फिर ऑब्वियसली आपने किसी और को इमर्जिंग में खिलाना होगा। बातें सुना है कि कुछ बातें चल रही हैं अमंग फ्रेंचाइजीज भी कि वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। यहाँ सीपीएल में जो है, सीपीएल में आपने एक यंग प्लेयर को साल में 5 मैचेस खिलाना होते हैं। या तो आप उस तरफ चले जाएँ या आप इस चीज़ को वैसे ही जो है ख़त्म कर दें ताकि कंट्रोवर्सी हो ही ना। चलिए, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड फॉर द नेक्स्ट पीएसएल ड्राफ्ट। बट अब क्योंकि हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हम रन स्कोरिंग की बात कर रहे हैं, तो दिस जस्ट डजंट अप्लाई टू द T20 फॉर्मेट। वनडे में भी अब टीम्स इतनी आगे चली गई हैं। इंग्लैंड की अब आप रिसेंट जो विन है ओवर वेस्ट इंडीज़, जो कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री 238 रन्स, विच इज़ मोर देन सम टीम्स कैन पुट टुगेदर इन अ वन डे एज वेल। इट्स जस्ट एस्टाउंडिंग द वे दे अप्रोच वाइट बॉल। एंड उनकी वाइट बॉल में जो एक ज़बरदस्त फॉर्म, एक डोमिनेशन चल रही थी, और फिर उसके बाद एक जो डिप आया, जो एक एक्सट्रीमली लो पीरियड आया, and now Harry Brook has come in as this new poster boy of England's white ball teams, and now this teaming up with McCullum. What's next now for England and for this duo? क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बिकॉज जब उनको अपॉइंट किया गया कैप्टन, तभी सबको समझ में तो यही आ गई थी कि किस तरफ जाना चाह रहे हैं इंग्लैंड, उसी चीज़ को कैरी करना चाह रहे हैं, उसी इंटेंट को, उसी एग्रेशन को। एंड हैरी ब्रुक he was just there for everyone to see and to know कि ये होंगे अगले कैप्टन। क्या लग रहा है अब आगे क्या होगा इंग्लैंड के वाइट बॉल क्रिकेट के लिए, सीइंग हाउ द ट्रेंड इज गोइंग? देखें, असल जो उनका इशू है वो तो ओडीआई क्रिकेट में है, और जो उनका वर्ल्ड कप भी था वो एक डिज़ास्टर था कि एक वक्त तो लग रहा था कि शायद वो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई नहीं करेंगे, जो इंडिया में हुआ था वर्ल्ड कप 23 में। देन जब वो चैम्पियंस ट्रॉफी में आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 350 का टारगेट चेज़ करवा दिया, अफगानिस्तान से भी हार गए। तो आई थिंक कि अब तो ये भी जो है वो बातें चल रही हैं कि क्या इंग्लैंड डायरेक्टली क्वालिफाई करेगा फॉर द वर्ल्ड कप, जो कि 2027 में साउथ अफ्रीका के अंदर है, और उसकी जो कट ऑफ डेट है फॉर क्वालिफिकेशन या डायरेक्ट क्वालिफिकेशन वो अराउंड मार्च 27 है। तो उस वक्त तक आपको जो है वो टॉप 8 में या टॉप 10 में जो है वो फिनिश करना होगा। तो आई थिंक कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छा है उनके लिए। जो उनकी अप्रोच है वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि ब्रेंडन मैकलम भी उसी माइंडसेट के हैं जिस माइंडसेट के आप कह लें कि ऑयन मॉर्गन थे या उनके प्रीवियस कैप्टन्स या कोचेस थे। तो उसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। कैप्टनसी का इशू आ रहा था उनको, अब वो हैरी ब्रुक की फॉर्म में एक यंग प्लेयर को लेकर आए हैं। तो अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, दोनों मैचेस भी जीत गए हैं वो, और ऑब्वियसली उनकी ख्वाहिश होगी कि वो इन्हीं चीज़ों को जो आगे कंटिन्यू करें और वर्ल्ड कप के लिए जो है वो डायरेक्टली क्वालिफाई करें। बट आपको लगता है ये हो सकती है डायरेक्ट क्वालिफिकेशन? क्योंकि अभी इनका जो फेस चल रहा है इंग्लैंड का, इसी तरह अगर ये कैरी करें, हु आर द प्लेयर्स दैट आर गोइंग टू बी की इन दिस रीबिल्डिंग तो नहीं कहेंगे, बट एक एक तरह से आपने
अपनी फॉर्म, अपने मोमेंटम को वापस एज अ टीम यू हैव टू फाइंड इट अगेन अंडर अ न्यू कैप्टन. हाउ डिफिकल्ट विल दैट बी और हाउ चैलेंजिंग विल दैट बी, ए फॉर हैरी ब्रूक, एंड बी हु विल बी द की प्लेयर्स हु विल बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी गोइंग देखिए फॉरवर्ड? इंग्लैंड के कल्चर में जो है ना वो आप कह लें कि ये जो कैप्टनसी से रिलेटेड इश्यूज है ना मोस्टली ये जो देसी कल्चर है ना सब कॉन्टिनेंट का वहाँ पे आते हैं. वहाँ पे एक्सेप्टेंस है आपके फेलियर्स की. जिस तरह मुझे याद पड़ता है कि जो रूट जब कैप्टन थे टेस्ट के तो काफ़ी ज़्यादा वो मैचेस हार रहे थे, सीरीज़ भी काफ़ी हारे. एंड देन बेन स्टोक्स जब वो कैप्टन बने और एकदम से उन्होंने मैचेस जीतना शुरू किए तो जो रूट ने ओपनली आके बोला था कि अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि शायद वो जो है वो टीम को अच्छे तरीके से लीड नहीं कर रहे थे. एंड ही इज़ लाइक वेरी मच पार्ट ऑफ दैट टीम. वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि अगर आपको कैप्टनसी से हटा दी है तो आप तो टीम से भी बाहर हैं. तो इस तरह की बातें चलना शुरू हो जाएंगी. अब उसने उसको इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दी है और अब उसने पिक्चर्स भी डिलीट कर दी हैं. तो वहाँ और पे उसके बाद वो एक न्यूज़ चैनल पे आपको नजर आएंगे बैठे हुए और फिर उनके जी, एडिट्स तो बनेंगे. वहाँ पे आई थिंक ऐसी चीज़ नहीं है. अब अगर हैरी ब्रूक यंग है तो आप देखें कि उनकी उनकी लीडरशिप में जो रूट भी खेलेंगे और भी जो उनके प्लेयर्स हैं वो भी हमें नज़र आएंगे. बट ये है कि इंग्लैंड के पास टैलेंट तो हमेशा से रहा है. वो जो अग्रेसिव बैटिंग का है वो पास्ट में अगर जॉनी बेस्टो थे या जेसन रॉय थे तो अब आप देखेंगे विल जैक्स हैं, जेकब बेथल हैं, ब्रुक हिमसेल्फ हैं. देन यू हैव एन एंकर लाइक जो रूट जो कि 150-170 रन की इनिंग्स खेल सकते हैं. बेन डकेट ने जो है वो भी एक लंबी इनिंग्स खेली थी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में. तो आई थिंक इंग्लैंड ने वैसे ही जो है वो ओडीआई क्रिकेट को ना पोस्ट कोविड जब वो 2019 वर्ल्ड कप जीती है उसके बाद उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया कि बस दैट्स इट हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है. और मोस्टली ऐसा होता था कि उनकी सेकंड स्ट्रिंग टीम जो है वो अच्छी भली जो जो मेन सीरीज़ भी होती थी उनकी सेकंड टीम खेल रही होती थी. तो अब जो है वो थोड़ा सा उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि नहीं हमने वर्ल्ड कप के लिए जो है वो तैयारी करनी है तो आपको जो है वो एक बेहतर टीम के साथ जाना होगा. बट ओडीआई क्रिकेट ओवरऑल ही जो है वो थोड़ा सा एक जवाल का शिकार है. अब उसको कैसे बचाया जाएगा आई थिंक ये तो कमिंग ईयर्स में ही. जवाल से ही अब मैं इसी का लिंक करूंगी कि ओडीआई क्रिकेट के भी अब थोड़े रूल्स भी चेंज होने वाले हैं. हम सुन रहे हैं अभी उस पर फॉर्मली आई डोंट थिंक कि कोई नोटिफिकेशन आई है फ्रॉम द आईसीसी, बट देयर इज गोना बी एन ऑप्शन फॉर टीम्स टू चेंज देयर बॉल आफ्टर द 34th ओवर. रिवर्स स्विंग को वापस लाया जा रहा है. ये बेसिकली इट्स अ वे टू गिव both teams that advantage as the match progresses. And to be fair, I think बहुत लोगों ने इस चीज़ को पहले भी नोटिस किया कि आई थिंक ये अब एक रूल चेंज होना चाहिए. डू यू थिंक दिस विल कम इन टू इफेक्ट एंड हाउ विल दिस इम्पैक्ट एवरीबडी? आई थिंक आई पर्सनली लाइक इट. और ओडीआई क्रिकेट में बहुत सारे इस तरह के रूल्स चेंज हुए हैं. 92 वर्ल्ड कप में जो है वो दोनों एंड से जो है वो नया बॉल होता था. देन उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया. फिर एक ही जो बॉल है उसके साथ आपकी पूरी इनिंग्स होती थी. फिर बीच में एक ये भी हुआ था अराउंड 2004-05 कि आपका 35 ओवर्स के बाद या 34 ओवर्स के बाद आप बॉल को चेंज करते थे और एक पुराना यानी कि बॉल उसी कंडीशन का बॉल लाया जाता था क्योंकि वाइट बॉल वो कहते थे कि वो डिसकलर हो जाता है, उसका जो पेंट है वो उतर जाता है. कई लोगों ने यहाँ तक भी प्रपोजल दिया था कि आप उसी बॉल को जो है वो थोड़ा सा पेंट कर लें ड्यूरिंग द गेम. ये भी चीज़ डिस्कस हुई थी. बट आई थिंक वो कोई इतना जो है वो रियलिस्टिक आइडिया नहीं था. अब जो है वो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि दोनों एंड से जो है वो नया बॉल. अब ऑब्वियसली उसके अंदर जो आपके रिवर्स स्विंग का फैक्टर है वो ख़त्म हो जाता है. तो आई थिंक कि वो जितना अब हम देख रहे हैं हाई स्कोरिंग मैचेस वनडे में हो रहे हैं. पहले ये होता था कि सिर्फ बायलेटरल क्रिकेट में इस तरह के मैचेस होते थे. लेकिन जो अभी इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है जिसके अंदर 350 360 जो है वो रन्स हो रहे हैं. चैंपियंस ट्रॉफी हमने पाकिस्तान में देखा 350 जो है वो चेज़ हो गया. तो आई थिंक वो बॉलर्स को कहीं ना कहीं रखने के लिए जो है ये जो है मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा एक प्रपोजल है कि आप दो नए बॉल्स के साथ मैच का स्टार्ट करें एंड देन 35 बॉल्स के बाद आप टीम को ये ऑप्शन दें कि आपने किस बॉल के साथ जो है वो बॉलिंग करनी. आई मीन बॉलिंग टीम को आप ऑप्शन दें. तो आई थिंक कि ये हो सकता है कि इस प्रपोजल को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए और इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स हम इसको ओडीआई क्रिकेट में देखेंगे. लेकिन हम देखेंगे कितना क्योंकि ओडीआई क्रिकेट तो अब होती ही नहीं है, बहुत कम होती. मज़र, हम ओडीआई क्रिकेट के बारे में बात करें एंड द डिक्लाइन ऑफ द फॉर्मेट एंड हाउ सम प्लेयर्स आर चूजिंग टू एक्सक्लूसिवली रिटायर फ्रॉम द वनडे फॉर्मेट टू परस्यू लीग क्रिकेट एंड अदर फॉर्मेट्स. अभी एक नया नाम इस लिस्ट में शामिल हुआ है, वो है ग्लेन मैक्सवेल का. 149 ओडीआईज ही हैज़ प्लेड. सो एक वेटर ऑफ द फॉर्मेट तो वो हैं ही एंड वी ऑल नो उनका कितना एक एग्रेसिव अप्रोच है in one day cricket and in limited overs cricket overall. But how do you see now somebody like Maxwell moving away from the ODI format and pursuing other, अभी we don't know for sure कि वो आगे उनके क्या plans हैं, but उन्होंने ये कहा है कि he felt like he was letting the team down and maybe that's where this decision came from.
thoughts on Maxwell's retirement? देखें, आई थिंक एक तो ये है कि ऑब्वियसली ही इज़ 36, तो उन्होंने अपना सारा कुछ देखना है कि वो आगे अपने करियर को जो है वो किस तरीके से लेके चल सकते हैं। अब आजकल T20 क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, द T20 लीग्स, MLC, ILT20, SA20, PSL, IPL, तो CPL, तो पूरा आपका जो है ना बिजी होता है। और ऑब्वियसली वो T20 पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, तो एक तो ये फैक्टर है। देन उनके साथ साथ हेनरिक क्लासन ने भी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से Yeah, जो है same day. सेम डे, एंड ही इज इन टॉप I टॉप think there was 5। a WhatsApp group chat happening. पहले तुम, पहले तुम. तो आप अगर Damn. देखें कि एक मतलब कि ही इज़ 33, वो थोड़े यंग हैं, और क्लासन जैसे प्लेयर के आप अभी टॉप 5 रैंकिंग में हैं, मतलब कि ODI रैंकिंग्स में। यू हैड अ वेरी गुड वर्ल्ड कप कपल ऑफ ईयर्स अगो, वन ऑफ But द it's a बेस्ट smart. Is that a बैटर्स। smart move के इस age में you are मैं तो moving away from some मैं तो responsibility? हमेशा प्लेयर्स की वेलफेयर का जो है वो सोचता हूँ, बात करता हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में वो इंसेंटिव नहीं रखेंगे जो कि लीग क्रिकेट में है, तो वही होगा जो आपको नज़र आ रहा है कि साउथ अफ्रीका भी जो है वो, आई मीन टेस्ट में भी उनकी कोई इतना फोकस नहीं है, इवन दो कि इन द फाइनल ऑफ WTC, बट उन्होंने अपनी कई सीरीज़ को जो है वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया फॉर SA20, विच इज़ फाइन। और अब हम प्लेयर्स को भी देख रहे हैं, क्योंकि क्लासन ने MLC खेलना है, द 100 खेलना है, देन ऑब्वियसली फिर दूसरी लीग्स भी हैं। तो आई थिंक के इट मेक सेंस। आप जब तक इंटरेस्ट नहीं पैदा करेंगे वनडे क्रिकेट में, और वो इंटरेस्ट पैसों से आता है, जो सीधी सी बात है, आप जब तक उन चीज़ों को मैच नहीं करेंगे, आप इसी तरह, स्पेशली जो वो नेशंस हैं आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, तो वो प्लेयर्स इसी तरफ जो है वो जाते जाएंगे। चले, हमने मेंस क्रिकेट की काफ़ी बात की है. विमेंस क्रिकेट के ऊपर भी एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं कहेंगे, बिकॉज दिस हैड बिन डेवलपिंग फॉर अ वाइल. वी नो हाउ इम्पोर्टेंट सादिया इकबाल हैज़ बिन फॉर पाकिस्तान लिमिटेड ओवर्स टीम, बट अभी वो नंबर 1 T20 बॉलर हैं इन द वर्ल्ड. कितने अरसे के बाद एक पाकिस्तानी प्लेयर ने रैंकिंग्स को टॉप किया है, और वो भी वी हैव सीन हाउ इम्पैक्टफुल शी इज़. कितना इंपॉर्टेंट है ये गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप इन अ फ्यू मंथ्स, हैविंग द नंबर 1 T20 बॉलर ऑन योर टीम. देखें, सादिया इकबाल जो है ना, वो लास्ट ईयर भी T20 वर्ल्ड कप के दौरान नंबर 1 हुई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन या वो रैंकिंग अपडेट नहीं हुई थी, और उसी दौरान जो है वो उन्होंने रैंकिंग को लूज़ भी कर दिया। अब ये है कि पाकिस्तान काफ़ी देर से T20 इंटरनेशनल्स तो नहीं खेला, बट ये है कि ऑब्वियसली बाकी जो प्लेयर्स थे उनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो आप को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल गई टू टॉप द रैंकिंग्स, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर पाकिस्तान। पास्ट में भी हमने देखा है कि जिस तरह सना मीर थी 2018 में, शी वॉज नंबर 1 इन द ODI रैंकिंग्स, और अब सादिया इकबाल T20 रैंकिंग्स में। तो अभी उनकी जो वनडे में भी जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो अच्छी थी, जिस तरह ये जो भी क्वालिफायर था, जिसमें कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, दे वर अनबीटन। और ऑब्वियसली अगर आप T20 में नंबर 1 है, तो आप उस कॉन्फिडेंस को दूसरे फॉर्मेट्स में भी लेके जाते हैं। तो जो अगला वर्ल्ड कप होगा अभी जो सितंबर अक्टूबर में है, और उन्हीं कंडीशंस में भी उन्होंने खेलना है, जी उन्हीं श्रीलंका की कंडीशंस में है, कंडीशंस में और फेमिलियर भी ODI हैं. वर्ल्ड कप है, और आई थिंक पाकिस्तान ज़्यादा या स्पिनर्स को जो है वो प्रेफर भी करता है और वो ज़्यादा विमेंस खेली क्रिकेट भी में होम स्पेशली। पे ही हैं, तो जी जी बिल्कुल। ये है ना कि बैक टू बैक सिमिलर कंडीशंस में उनको जो एक्सपीरियंस है और जो ओवरऑल मोमेंटम टीम का बना हुआ है, ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड हम ज़्यादा इन डेप्थ अपनी डिस्कशंस भी करेंगे क्रिकेट ऑन लूप पे बिफोर द वर्ल्ड कप एज वी बिल्ड ऑन टुवर्ड्स इट. बट वंस अगेन अ ग्रेट साइन, अ पॉजिटिव साइन, बट दैट doesn't mean and that shouldn't mean that everything is great with women's cricket, because यही होता है कि जब हमारे इंडिविजुअल प्लेयर्स शाइन कर रहे होते हैं तो लोग ये समझते हैं कि नहीं सिस्टम ठीक है, and everything that they've achieved is because of their own hard work and dedication, and there still is a lot of work to be done with women's cricket. But it's good that now we have these players who are showing with the right um, impact, with the right attention and support, and I think long term planning, systematic planning, I think they can really be world beaters. ये एक कन्विक्शन आप में होनी चाहिए, एंड वो इन प्लेयर्स में है, फातिमा सना में है. बट मूविंग फॉरवर्ड ऑफ कोर्स हम ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कशन भी करेंगे, एंड क्योंकि हम अब इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात कर रहे हैं, अरशद नदीम हैज़ bagged another gold medal in the Asian Athletics Championship. I mean, how great was that throw? And then that throw saying ke hello, this domination is here to stay. And I think it was around 86 meters ke mark pe, 86.4 meters. So it was as if we were seeing a continuation of the Arshad Nadeem we saw
in the Olympics a few months back. Your thoughts on Arshad Nadeem's gold dominance? देखिए, एक तो ये है कि सबसे जो इसमें एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जो एक स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट है उसमें सिर्फ क्रिकेटर्स होते थे, उनकी बात होती थी। अब उसमें आपके पास आउटसाइड ऑफ क्रिकेट भी हम देख रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन राइट नाउ इन पाकिस्तान ईजीली बाय फार। तो लेकिन ये भी है थोड़ा सा कि आई मीन मैसिव अचीवमेंट, बट उनके स्टैंडर्ड शायद इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं कि अब आप ये सोचते हैं कि यार अगर 90 से कम है तो शायद वो कोई अच्छी थ्रो नहीं है, इवन दो के ही स्टिल वन द गोल्ड। तो आई थिंक कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और जिस तरह अब आगे भी अगर आई होप कि वो LA 28 तक जाएं, लॉस एंजलिस 28 के जो ओलंपिक्स हैं उसमें क्रिकेट भी है, तो आई होप कि जिस तरह पाकिस्तान की टीम भी क्वालिफाई करे, अरशद नदीम भी उसमें अगर होंगे, तो आई थिंक एक बड़ा अच्छा जो है वो पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स फैंस हैं उनके लिए एक थोड़ी बॉलिंग उनसे भी करवा लेंगे हम। जो हालत है हो सकता है करवानी पड़ हो सकता है करवानी पड़ जाए, जो जितनी आखिरी 4-5 ओवर्स में पाकिस्तान को मार पड़ती है तो शायद वो कोई बेहतर बेहतर बॉलिंग कर लेंगे। बट आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए जो है वो बहुत एक अच्छी चीज़ है कि अब आपके पास आउटसाइड ऑफ क्रिकेट भी जो है काफ़ी ज़्यादा हीरोज़ हैं। चलें, we look forward to more of such heroes, male and female, coming up for Pakistan in the future. For now, this is all we have for you on Cricket on Loop. We hope you enjoyed, and make sure that you subscribe to YouTube, to Crickwick's YouTube channel, and of course, you follow us across social media platforms so you can keep in touch and keep engaging with all of our content. अपना बहुत ख्याल रखिए. Thank you for watching. Goodbye.